बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, कुछ कौमी सियासत में जो हलचल आई हुई है उसके बारे में बताता हूँ, और फिर रूस और यूक्रेन का मामला भी थोड़ा सा ज़्यादा गंभीर हो गया है और अमेरिका ने अब कुछ नई पाबंदियाँ आयद की हैं। और नई पाबंदियाँ हैं, रूस से उन्होंने पाबंदियाँ लगा दी हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदो फ़रोख्त बंद कर दी जाए। और ये प्रेसिडेंट बाइडन ने पाबंदियां लगाई हैं और इसके असरात क्या मुरतब होंगे, इंतहाई ख़तरनाक, खौफनाक। दूसरी वजह, अभी तक ये मुआशी पाबंदियां, मुआशी नातकाबंदी का क्यों सोचा जा रहा है, और अमेरिका को क्या अपने क़ुव्वत बाजू पे भरोसा नहीं है, वो रूस से बराह रास्त नहीं टकराना चाहता। और अब ये बात खुलकर सामने आ चुकी है कि रूस अमेरिका के लिए, नेटो के लिए, मगरबी मुल्कों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये बात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अब ऑन द रिकॉर्ड आके बता दी है। और जो यूक्रेन को नो फ्लाई ज़ोन करार दिया जाना मकसूद था और जिसका डिमांड की थी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने, उसको नेटो ने, यूरोपीय यूनियन ने मुस्तरद कर दिया था। और उस पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं वो काफ़ी सीख पा हुए थे और इसको बेवफाई भी कहा था। और ये कहा था कि उसके बाद जितने भी यूक्रेन में बच्चे, ख़वातीन मरेंगे, उनका खून जो है वो नेटो और मगरबी मुल्कों के सर पर होगा। ये बात सारी डिटेल्स के साथ अब अमेरिका की तरफ से जी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ऑन द रिकॉर्ड ये बता दिया है कि अमेरिका का भी यूक्रेन को नो फ्लाई ज़ोन करार देने का जो कि नीयत जो है वो बिल्कुल नहीं है। और अमेरिका ने ये फ़ैसला किया है कि यूक्रेन को नो फ्लाई ज़ोन नहीं करार दिया जाएगा और नो फ्लाई ज़ोन का जो अमल है वो नहीं किया जाएगा, लागू नहीं होगा इस पर। और साथ ही साथ अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए फ़ौजी दस्ते भी भेजने से इनकार कर दिया है सिरे से। उन्होंने कहा असला बारूद इनडायरेक्टली दे सकते हैं, लेकिन वो भी फ़ौजी इमदाद भी बहुत ज़्यादा जारी नहीं रख सकेंगे। अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि जनाब अगर हम यूक्रेन को नो फ्लाई ज़ोन करार देते हैं तो इससे अमेरिका का बराह रास्त रूस से तसादम हो जाएगा। और अमेरिका बराह रास्त रूस से तसादुम नहीं चाहता, नहीं लड़ाई लड़ना चाहता, और ना ही अगर ये अमल किया जाता है तो इसका मतलब है कि अमेरिकी तैयारे जो हैं, अमेरिकी जंगी तैयारे वो फ़िज़ा में बुलंद हों और यूक्रेन की फ़िज़ा में उड़ने वाले रूसी जंगी तैयारों को गिराएं। तो ये नहीं हो सकता। और अगली जो बात की है वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ख़दशा ज़ाहिर किया है, वो ये कि अगर अमेरिका और रूस बराह रास्त तसादुम में आ गए तो फिर इससे एटमी जंग का ख़तरा है, जौहरी जंग का ख़तरा है। और ये तीसरी आलमी जंग जौहरी जंग की सूरत में इख्तियार कर ली जाएगी और हम इससे बचना चाहते हैं। ये है वो सिचुएशन ग्राउंड पे। अब से कुछ दिन पहले तक आपको मालूम है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट के आपने स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे, अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के और नेटो के, यूरोपीय यूनियन के, सब ने यूक्रेन को उस जगह पे लाके, बंद गली में लाके खड़ा कर दिया है कि अब आगे भी मौत है और पीछे भी मौत है और उसको बचाने वाला कोई नहीं। एक तो ये है। दूसरा, पाबंदी लगा दी है रूस ने, अमेरिका ने रूस के पेट्रोलियम मसनूआत पे, और अब मुल्कों से कहा है कि अब रूस से हम पेट्रोल नहीं ख़रीदेंगे, मगरबी मुल्क भी नहीं ख़रीदेंगे, यूरोप भी नहीं ख़रीदेगा। अब इससे रूस को क्या असरात मुरतब होंगे, रूस पे उसकी मईशत कितनी मुतासर होगी। लेकिन दूसरी जानिब जो ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है वो ये है कि रूसी तेल पर पाबंदी लगाई तो कीमत $300 फ़ी बैरल तक पहुंच सकती है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर 300 बैरल डॉलर तक पहुंच गई, इस वक्त $130 फ़ी बैरल पे है और $130 फ़ी बैरल पे, और पेट्रोल इस वक्त पाकिस्तान में कोई 150 रुपये पर लीटर है, लगभग बता रहा हूँ, 140-50 के दरमियान, इन बिटवीन है। तो ये है रेट। और अगर ये कीमत हो जाती है $300 फ़ी बैरल तो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो ये एक ख़तरनाक सूरत हाल
हो जाएगी बाकी मुल्कों के लिए, ख़ास तौर पे वो मुल्क जो पेट्रोलियम मसनूआत के प्रोड्यूसर नहीं हैं। अलबत्ता जो तेल पैदा करने वाले मुल्क हैं वो बरतानिया है या अमेरिका है या फिर जो हमारे मिडल ईस्ट के मुस्लिम ममालिक हैं, उनकी अलबत्ता ज़रूर चांदी नहीं, सोना नहीं, बल्कि उनका हो जाएगा डायमंड हो जाएगा, वो तो बहुत माल बना सकेंगे। बहरहाल किसी के लिए अच्छा होगा, किसी के लिए बुरा। और उसके बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान एक और ख़बर भी ले लें कि मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी नाकाम हो गया है, किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। और रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तीसरा बेलारूस में तीसरा दौर भी हुआ, पहले दो भी वहीं पर हुए थे। यूक्रेनी सदारती मुशीर ने हिस्सा लिया है और रूस और यूक्रेन के दरमियान इंसानी हमदर्दी की राहदारियों के मामलात पर छोटी सी मुस्बत पेशरफ्त हुई, ताहम कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। और गैर मुल्की ज़राए अबलाग के मुताबिक जो कुछ बताया जा रहा है वो यही है कि ऐसा कोई मुआहिदा नहीं हुआ जिससे वसी तर सूरत हाल में कोई नुमायाँ बेहतरी नज़र आए। ये बातचीत बस यूँ समझें ज़ुबानी जमा खर्ची है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक और ख़बर आई है और वो है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन को जी हथियारों की फराहमी मुश्किल हो जाएगी। अमेरिका ने इस ख़दशे का इजहार कर दिया है और अमेरिका ने कहा है कि जी जितनी मदद हो सकती थी वो कर दी है और सबसे बड़ा पैकेज हम अमरीकी तारीख़ का दे चुके हैं। $350 मिलियन के फ़ौजी साजो सामान की मंजूरी दी थी और यूक्रेन की हुकूमत को हमले से लड़ने में मदद मिले। वाज़ेह रहे कि जी ये अमरीकी तारीख़ का सबसे बड़ा पैकेज था, लेकिन अब इसके बाद वो कहते हैं कि फ़ौजी इमदाद भी हम जारी नहीं रख सकेंगे। और यूरोपीय यूनियन ने भी यूक्रेन को कुल $500 मिलियन हथियारों की ख़रीदारी की तरसील के लिए मदद फराहम करने पर इत्तेफाक किया था। और ये है यूक्रेन की सूरत हाल। और तेल की कीमतें इस वक्त भी, यानी कि अभी $300 नहीं पहुँची, इस वक्त भी जो 13 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुँच चुकी हैं और तरक्की पजीर मुल्कों का भुरकस निकल जाएगा अगर ये सिलसिला जारी रहता है। तो कौमी सियासत में भी काफ़ी हलचल मची हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद पेश होने के बाद वफाकी दारुल हुकूमत इस वक्त इंतहाई सियासी गहमा गहमी और मुलाकातें, जोड़ तोड़, बहुत सारा कुछ हो रहा है जो हमें नज़र नहीं आ रहा। बज़ाहिर जो चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें चौधरी शुजात हुसैन साहब से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई, काफ़ी गिले शिकवे हुए और चौधरी शुजात साहब ने पीपल्स पार्टी को नाश्ते की टेबल पे बुलाया है और उसमें क्या होगा ज़ाहिर है आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मामलात जो हैं वो अब कई प्लेयर्स आ गए हैं। पहले तो सिर्फ मुकाबला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी इत्तेहादी जमातें और अपोजिशन के दरमियान। अब पीटीआई के अंदर से एक ग्रुप बरामद हो गया है, तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, ये दोनों आ गए हैं और उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब की वज़ारत आला को फ़ारिग करने का ऐलान किया है, मुतालबा किया है और उसकी जगह पे ख़ुद वो वज़ीर आला बनना चाहते हैं। यानी कि तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप वज़ारत आला पंजाब की मांग रहा है और इसका सबसे पहला जो मनफी असर है वो चौधरी साहिबान पे पड़ा है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई थी, अब तरीन और अलीम ग्रुप के आने के बाद वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं और काफ लीग पीछे चली गई है। अब काफ लीग से अब तक दोबारा से इस्तवार किए हैं पीडीएम और पीपल्स पार्टी ने। दूसरी मुलाकात हुई मौलाना फजलुर रहमान साहब की शहबाज शरीफ साहब से और उसमें भी तहरीक अदम एतमाद के बाद की सूरत हाल पे बात की गई, क्योंकि अब ये जो एक हफ़्ता है काफ़ी अहम होगा। इस एक हफ़्ते के अंदर अंदर अब तैयारी होनी है और हुकूमत अपना ज़ोर लगाएगी और अपोजिशन अपना ज़ोर लगाएगी। नंबर शो किए जाएंगे, अपने अपने अरकान को संभाला जाएगा और फिर पीपल्स पार्टी का जो जलसा हुआ डी चौक में पहुंच चुका है उनका धरना, और ज़रदारी साहब ने एक बात की है, आसिफ अली ज़रदारी साहब, उन्होंने बहुत ही बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ एक बात की है और वो ये की है कि माइनस सेलेक्टेड यानी कि माइनस इमरान खान तमाम जमातें मिलकर ये हुकूमत, अगली हुकूमत, अगला सेटअप चलाएंगी। तो उनकी इस बात का जो मतलब है उससे हुकूमती ऐवानों में काफ़ी सोच विचार शुरू हो चुका है और
उससे ये मतलब लिया जा रहा है कि मामला कुछ बड़ा हो सकता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कोई और ही नई तरह की बगावत ना हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बिल्कुल पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं, वो अपने मामूल के मुताबिक काम सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर ऐसा है, अदरवाइज़ ऐसा नहीं है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सूरत हाल को जल्द काबू ना पाया और बर वक्त फ़ैसले ना किए तो ऐसी सूरत में ज़्यादा नुकसान का अंदेशा मौजूद है। क्योंकि एक मुलाकात होनी थी असद उमर साहब की और परवेज़ खटक साहब की, तो वो मुलाकात मुअख्खर हो गई है, वो मुलाकात रोक दी गई है। और वो मुलाकात का रुकना जो है वो कोई नेक शगुन नहीं है। इसका मतलब ये है कि डेडलॉक है और उस्मान बुज़दार साहब का तो जाना ठहर गया है, लेकिन उसके बाद क्या होगा ये है असल मामला। और जहांगीर तरीन साहब लंदन में बैठे अपनी खेल खेल रहे हैं और वो पुरएतमाद नज़र आ रहे हैं। उनकी डिमांड्स टेबल पे आ चुकी हैं, वो पूरी होती हैं या नहीं ये एक अहम का सवाल है। और फिर उस्मान बुज़दार साहब का मुतबादल कौन होगा ये अगला सवाल है। अलीम ख़ान साहब मुश्किल, जहांगीर तरीन साहब ग्रुप जो है वो अलीम ख़ान साहब ज़्यादा चांसेस हैं कि वो अलीम ख़ान के साथ खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा अलीम ख़ान साहब को वज़ीर आला बनाया जाए। ये चीज़ शायद काबिल कबूल ना हो ख़ान साहब को। उस्मान बुज़दार साहब भी गए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी इनको काबिल कबूल नहीं, तो फिर क्या किसी चौथे आदमी पे इत्तेफाक हो सकेगा? ये एक सवाल है जो कि उस पर गौर व खौस जारी है। वज़ीर-ए-आज़म कह रहा हूँ आसिफ़ ज़रदारी साहब ने ये जो माइनस सेलेक्टेड की बात की है, माइनस सेलेक्टेड मीन इमरान खान साहब नहीं होंगे। क्या इस बात के चांसेस हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इतना बड़ा ग्रुप बन जाए? तो मेरे अपना ख़्याल है कि ऐसा शायद ना हो सके, क्योंकि 50 के लगभग लोग हैं जो कि दूसरी जमातों से पीटीआई की तरफ आए थे और उन 50 में से भी बहुत सारे लोग वफाकी काबीना का हिस्सा हैं। तो ये बहुत मुश्किल है, इसलिए शायद इसमें कोई इतनी सदाकत नहीं, लेकिन हमले हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हो रहे हैं। और क्या कहना चाहिए कि बहुत वो मरकज़ और पंजाब पे भी नज़र है, मरकज़ पे भी नज़र है। लेकिन एक चीज़ जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते एक बात क्लियर है कि वक्त आ गया है कि टाइम पे खेला जाए। मुझे याद आ रहा है कि जनरल अशफाक परवेज़ कानी आर्मी चीफ़ थे और इफ्तिखार चौधरी साहब की बहाली की तहरीक थी बतौर चीफ़ जस्टिस। तो प्रेसिडेंट ज़रदारी नहीं मान रहे थे उस वक्त और बहुत कोशिश की गई लेकिन नहीं माने। इवन उस वक्त मिलिट्री लीडरशिप ने भी, यानी कि जनरल क़यानी साहब ने भी, उन्होंने भी यही मशवरा दिया था कि इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कर दें और ये लॉन्ग मार्च और ये जो तहरीक चल रही है ये ख़ुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये बात प्रेसिडेंट ज़रदारी नहीं मान रहे थे, इवन प्राइम मिनिस्टर गिलानी मान गए थे। और फिर वो लॉन्ग मार्च स्टार्ट होता है। गुजरांवाला जब पहुंचता है तो इस्लामाबाद में सन्नाटा था, ईवान सदर में हू का आलम था और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के साथ इक्का दुक्का लोग ही रह गए थे। तब जाके उस रात DGIB उस वक्त के डॉक्टर शुएब सडल, उन्होंने जाके गिलानी साहब को कहा, प्राइम मिनिस्टर को, कि अभी भी वक्त है कि इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल कर दें और सूरत हाल को डिफ्यूज़ कर दें, वरना अगर ये इधर आ गए तो फिर ज़्यादा देना पड़ जाएगा। उनके पास जो इंटेलिजेंस ज़राए इत्तलाआत हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो फिर डॉक्टर शुएब सडल ज़रदारी साहब के पास गए, उनको राज़ी किया, उन्होंने हामी भर ली, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि उनकी ज़मानत कौन देगा, कि इस बात की क्या ज़मानत है कि लॉन्ग मार्च वाले इस्लामाबाद नहीं आएंगे और हमारी हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होगा। फिर दरमियान में अशफाक परवेज़ कानी आर्मी चीफ़ आए, उन्होंने फिर उस वक्त बात की। जब ये फ़ैसला हो गया, प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने अनाउंस कर दिया इफ्तिखार चौधरी की बहाली का, और तब आर्मी चीफ़ अशफाक परवेज़ कानी साहब ने चौधरी सज्जाद एहसन से बात की, नवाज़ शरीफ साहब से बात की
और वो धरना वहीं ख़त्म हो गया। और साथ ही साथ जो गवर्नर राज था पंजाब में लगाया हुआ वो भी उठा लिया गया और शहबाज शरीफ साहब दोबारा वज़ीर आला बन गए और मामला ख़त्म हो गया। तो इसीलिए अब भी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो भी अगर बर वक्त कार्ड नहीं खेलेंगे तो ख़राब सूरत हाल हो सकती है, और अगर अपने कार्ड बहुत अच्छे तरीके से और इन टाइम ऑन टाइम खेल गए तो कोई इशू नहीं होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।